हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में हमने अभी तक मॉर्गेजर के राइट्स और लायबिलिटीज को पढ़ा। अब चलते हैं मॉर्गेजी के राइट्स और लायबिलिटीज पे। याद कीजिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मॉर्गेजर का कौन सा राइट होता है, राइट टू रिडीम, जो हमने सेक्शन 60 में पढ़ा। अब उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, यानी उसी के अपोजिट मॉर्गेजी का राइट आ जाता है, दैट इज राइट टू फोरक्लोजर और सेल। फोरक्लोजर जब्त कर लेना, फॉरफीचर कर लेना, या फिर उसको सेल कर देना। किसको? गिरवी रखी हुई, बंधक के तौर पे रखी हुई प्रॉपर्टी को। अब देखिए, जिस तरह से हमें पता है, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू होती है, उस प्रिंसिपल मनी को पे करने के बाद मॉर्गेजर जो क्या करता है, सूट फाइल करता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को वापस देना चाहता है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल मनी इंटरेस्ट पे कर दिया एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट। अब इस तरीके से अगर जब वक्त आए, वक्त किस चीज का, प्रिंसिपल मनी पे करने का, और मॉर्गेजर पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मॉर्गेजी जो है जा सकता है कोर्ट में राइट टू फोरक्लोजर या सेल का इस्तेमाल करने के लिए। अब यहाँ हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहली बात ये, जो मॉर्गेजर का अधिकार था रिडेम्पशन का, वो एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग इस अधिकार को छोड़ने की बात लिख ही नहीं सकते। किसी भी तरीके से मॉर्गेजर खुद भी चाहे कि मुझे राइट टू रिडेम्पशन नहीं लेना, तो वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस सेक्शन की शुरुआत जो है वो ऐसे ही होती है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मीन्स कि अगर जो दोनों पार्टीज हैं, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी, अगर कोई और आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं इस सेक्शन के अगेंस्ट जाके, ऐसे सेक्शन के प्रोविजन से डिफरेंट रखते हुए वो कुछ आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं, तो वो चीज चलेगी, अदरवाइज तो फिर ये सेक्शन फॉलो होगा। तो ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए जो सेक्शन कहता है पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर सामने पॉइंट बना करके मैंने आपको याद करने के लिए, सेक्शन को समझाने के लिए इजी लिख दिया है। आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपको बहुत इजीली सेक्शन जो है अच्छे से याद हो जाएगा। राइट टू रिडेम्पशन और राइट टू फोरक्लोजर दोनों ही राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप प्री एग्जाम देने जाते हैं, चाहे आप अपने लॉ के एग्जाम देते हैं, चाहे आप कोई और एग्जाम देते हैं, दोनों ही जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन है वो लोग आ सकते हैं दोनों ही सेक्शंस पे। तो इनको आप इस तरीके से जो है बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। तो वापस चलते हैं अपनी बात पे। तो राइट टू रिडेम्पशन एब्सोल्यूट है, लेकिन राइट टू फोरक्लोजर में चेंज भी किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट सेक्शन के प्रोविजन के कॉन्ट्ररी भी कुछ बनाया जा सकता है, अगर मॉर्गेजर और मॉर्गेजी चाहे तो। अब देखते हैं राइट टू फोरक्लोजर और सेल होता क्या है। जब मॉर्गेज मनी ड्यू हुई, उस वक्त मॉर्गेजी का अधिकार है कि उसे उसका पैसा वापस मिले, लेकिन जो मॉर्गेजर है उसका पैसा वापस नहीं देता। ना तो पैसा वापस करता है, ना ही कोई किसी तरीके से सूट फाइल करता है कि रिडेम्पशन चाहिए उसे अपनी प्रॉपर्टी का, ना ही वो कोर्ट में पैसा जमा कराता है। तो तब जो है ये अधिकार आ जाता है, ये राइट आ जाता है मॉर्गेजी का कि वो कोर्ट में जाए, तो कोर्ट में जाकर के फोरक्लोजर का या फिर सेल का जो है अधिकार जो है अपना इस्तेमाल करे और सूट फाइल कर दे। जब यहाँ पर दो चीजें लिखी है, फोरक्लोजर या सेल, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि वो फोरक्लोजर कब कर सकता है और सेल कब कर सकता है, यानी कि कब वो सूट फाइल करेगा कि उसे प्रॉपर्टी फोरक्लोजर करानी है, और कब वो सूट फाइल करेगा कि उसे प्रॉपर्टी की सेल करानी है। इसका जवाब इसी सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन 67 का क्लोज ए साफ साफ बताता है कि कंडीशनल सेल और एनोमलस सेल को छोड़ करके, यानी कि कंडीशनल सेल वाला जो हमारी मॉर्गेज थी वो, और एनोमलस जो हमारी मॉर्गेज थी वो, जो कि हमने सेक्शन 58 के जो हमारी कंडीशनल सेल से पढ़ी थी, याद करो आप, अगर आपको याद हो हमारी टिप, तो सेक्शन 58 के क्लोज सी में कंडीशनल पढ़ा था और जी जा एनोमलस पढ़ा था, सेक्शन 58 के क्लोज जी में एनोमलस। तो एनोमलस में अगर, क्योंकि हमें पता है मिक्स्ड होता है, अलग अलग जो मॉर्गेज होती है उनकी कॉम्बिनेशन बना के हमने मॉर्गेज तैयार किए, तो उस कॉम्बिनेशन में अगर कुछ इस तरह की क्लॉज है कि फोरक्लोजर हो सकता है प्रॉपर्टी का, तो वहां पर भी क्या होगा, फोरक्लोजर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो होगा कंडीशनल सेल और फोरक्लोजर, जो हमने बात की है कंडीशनल सेल और एनोमलस को छोड़ के, कहीं पर भी किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी मॉर्गेज का क्या नहीं हो सकता, फोरक्लोजर नहीं हो सकता, बाकी सबका सेल होगा। लेकिन यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज होता है, वहां सेल की भी कंसेप्ट नहीं है। वहां पर क्या हमें पता है, यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट रेंट आता है, उसी से जो मॉर्गेजी होता है अपना प्रिंसिपल मनी और जो होता है इंटरेस्ट चुकाता है, चाहे वो पार्शियली हो चाहे फिर वो कंप्लीट हो, जैसा उनका डीड होती है उसमें मेंशन होता है, हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यूसुफ्रुक्चुअरी में वो उससे जब चुका लेगा, बाकी सिंपल है, इंग्लिश है, टाइटल डीड्स है, उन सब में सेल होती है। तो फोरक्लोजर और सेल किसमें होती है, ये सेक्शन 50 जो सेक्शन 67 है उसकी क्लोज ए में बता दिया।
अब दूसरी कुछ बातें और भी है इस सेक्शन में जो हमें देखनी है। अब हम इस पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पे चलेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन कहना क्या चाहता है। राइट टू फोरक्लोजर और सेल, जब मॉर्गेज मनी ड्यू होती है, नंबर 1 मॉर्गेज मनी ड्यू हुई तो मॉर्गेजर ने ना तो सूट फाइल किया रिडम्पशन के लिए, ना उसने पेमेंट करी मॉर्गेजी को, ना ही उसने कोर्ट के पास मनी डिपॉजिट की जो भी ड्यू हुई। तो उस केस में मॉर्गेजी जाकर के सूट फाइल करता है अंडर सेक्शन 67 या तो फोरक्लोजर का या फिर सेल का, डिपेंड करता है कौन सी मॉर्गेज है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये कितना लिख करके इस पैराग्राफ में लिख करके सेक्शन 67 के बाद एक लाइन ऐड कर दी कि जो बातें होंगी जो आगे हम क्लोज बता रहे हैं उन क्लोज की बातों को ध्यान रखना है, उन क्लोजेस के अकॉर्डिंग ही चलना है और उन क्लोजेस के अगेंस्ट सेक्शन काम नहीं करेगा। कैसे? सेक्शन 67 के क्लोज ए में कहता है कि अभी मैंने आपको बताया कि जो फोरक्लोजर का अधिकार है वो क्या होगा, वो एक तो सेक्शन 58 की क्लोज सी कंडीशनल सेल और क्लोज जी जो हमारी एनोमलस है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। बाकी जितने भी हमारी मॉर्गेज है, चाहे वो सिंपल मॉर्गेज हो, चाहे फिर हमारी यूसुफ्रेक्चुअरी मॉर्गेज हो, चाहे इंग्लिश है, चाहे फिर हमारी टाइटल डीड्स की है। यूसुफ्रेक्चुअरी को भी हम छोड़ेंगे, वहां पर क्या है, वहां पर तो उसको पेमेंट उसकी रेंट से मिल जानी है, बाकी सबको वो सेल करा सकता है। क्लोज बी पे आ जाओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज बी कहती है कि जब मॉर्गेजर जो होता है खुद से बना है, मॉर्गेजर को बनाया गया है मॉर्गेजी के प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी या फिर उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर मॉर्गेजर मॉर्गेजी का ट्रस्टी बन गया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो ये अधिकार है वेस्टेड मिल गया है, निहित मिल गया है, अब वो सेक्शन 67 का इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, वो सेक्शन 67 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। मॉर्गेजर अगर मॉर्गेजी का ट्रस्टी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है तो वो सेक्शन 67 का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तब भी नहीं कर सकता। फिर क्लोज सी पे आइए, वो कहता है मॉर्गेजी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कि रेलवे, कनाल या किसी और पब्लिक नेचर का जो कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि मेंटेनेंस का काम मॉर्गेजी को दिया गया है, तो जो मॉर्गेजी उस पे मेंटेनेंस का काम कर रहा है तो उसका भी फोरक्लोजर और सेल मॉर्गेजी नहीं करा सकता। मीन्स ऐसा मॉर्गेजी जो कि पब्लिक यूटिलिटी के काम को कर रहा है, मेंटेनेंस को काम कर रहा है, उसका मॉर्गेजी है वो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेजी ऐसी है पब्लिक यूटिलिटी की है, तो वो सेक्शन 67 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर क्लोज डी पे आ जाइए जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझिएगा। सेपरेट सूट डिपेंड्स, मैंने लिखा है समझाने के लिए सेपरेट सूट डिपेंड्स था। सेपरेट सूट का क्या मतलब है, जब क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी थी से एक लैंड थी, ये ए था, इसको पैसे की जरूरत थी, 10 लाख की जरूरत थी। ये बी के पास गया कि आप अब जो है मुझे ये मेरी प्रॉपर्टी है, लैंड मेरी जमीन है, आप इसे रख लीजिए और मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए। बी ने बोला मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। बी जानता था सी को, डी को और ई को जिनके पास कुछ पैसे थे। इन्होंने बोला कि इसको जरूरत है, 10 लाख रुपए चाहता है, क्या हम सब मिलकर दे सकते हैं? सब अग्री हो जाते हैं, इसमें 2 लाख रुपए देता है, 2A और ये 2A। इस तरह से 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और ए को मिल जाते हैं। अब ये क्या हुए, ये सभी मॉर्गेजी जो हुए क्या हुए, एक ही मॉर्गेज में ज्वाइंट हो गए। ठीक है, अब ज्वाइंट होने के बाद क्या होगा, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू होती है, जब डेट आती है किसकी, पेमेंट करने की, उस वक्त अगर ए पेमेंट नहीं कर पाता तो उसमें से उठ के ये आ जाए आगे और कहता है मैं तो जा रहा हूँ सेक्शन 67 का इस्तेमाल करने के लिए, तो वो चीज अलाउड नहीं है। अगर ए ने इनको पहले से ही अलाउड नहीं किया था कि आप लोग अपने अपने अधिकारों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिएगा, इस क्लोज में साफ साफ कह दिया गया सेपरेट सूट डिपेंड्स, कि सेपरेट सूट पहली बात फाइल नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का केस है, मॉर्गेजी डिफरेंट है, तो वो सूट कैसे लाएंगे, एक ही सूट लाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएंगे, जो कि कोर्ट कभी भी परमिशन नहीं देती है कि एक ही केस में, एक ही सब्जेक्ट मैटर में, एक ही पार्टी पे अलग अलग तरीके से बंदे आए और सूट फाइल कर दे। वो कभी भी अलाउड नहीं होता है, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, हरासमेंट भी होता है व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है। तो वो चीज रोकने के लिए क्या है, आपको एक ही सूट में आपका प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर एक है, आप सब एक साथ ही आ जाइए, ये है। लेकिन अगर मॉर्गेजर खुद से ही उनके राइट्स को सेवरन मान लेता है, उनको सेपरेट कर देता है कि आप अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल अलग अलग कर सकते हैं, तो फिर तो ये अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल अलग अलग कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। सेक्शन 67 के बाद सेक्शन 67A भी है। सेक्शन 67 ये कहता है कि मॉर्गेजी बाउंड है, किस चीज के लिए बाउंड है, कि वो अगर एक से ज्यादा उसके पास मॉर्गेज हुई है तो वो उन सबको कंबाइनली क्या आएगा, एक साथ ही लेकर के आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने सेक्शन 61 जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि मॉर्गेजर के पास ये अधिकार है जब
उसके पास जो प्रॉपर्टी है, याद होगा आपको शायद जब हमने कहा था कि वो जो उसके पास प्रॉपर्टी जो उसने मोर्गेजी को दी है, अगर उसने एक मोर्गेजी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दी है, जैसे एक मोर्गेज प्रॉपर्टी, तीसरी मोर्गेजी, और मोर्गेजर ने क्या किया, ये हमारा ए है जो मोर्गेजर है और ये हमारा बी है जो मोर्गेजी है, इसने अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बी के पास रखी। सेक्शन 67 मोर्गेजर को अधिकार देता है कि वो चाहे तो इन प्रॉपर्टीज में से सबको अलग अलग रिडीम करा ले या फिर एक साथ रिडीम करा ले। लेकिन सेक्शन 67 ए क्या कहता है कि जब मोर्गेजी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रखी हुई है मोर्गेजर की, तो वो क्या होगा, अब इसमें भी बात एप्लीकेबल होती है कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्री, अगर उन्होंने इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 67 ए के अकॉर्डिंग अगेंस्ट कुछ बनाया है, दैट इज डिफरेंट है। अदरवाइज क्या चलेगा, जो मोर्गेजी है उसको मोर्गेजर के लिए सबकी प्रॉपर्टीज के साथ में मिलके फोरक्लोजर और सेल का वो लेकर के आएगा। इसमें साफ साफ कहा गया सेक्शन 67 ए में कि जब भी इस तरह का मोर्गेजी है जिसके पास मोर्गेजर ने अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रखी है, तो वो अपने सेक्शन 67 में दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल तभी करेगा जब वो सभी के सभी प्रॉपर्टी के लिए जो केस लाएगा वो एक साथ लेके आएगा। मीन्स सबके लिए अलग अलग केस फाइल नहीं करेगा कि आज मैं एक प्रॉपर्टी नंबर 2 के लिए करता हूँ, नंबर 3 के लिए करता हूँ, नहीं, सारी प्रॉपर्टीज के लिए वो एक ही बार आएगा। फिर उसमें सबसे पहले एक बात बोल दी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंट्री, अगर वो कोई अपने आप से पहले से कुछ और मेंशन करके बैठे हैं मोर्गेज डीड में, दैट इज डिफरेंट थिंग। अदरवाइज तो क्या करेगा मोर्गेजी, एक साथ ही लेकर के आएगा सभी मोर्गेजेस को। अब यहाँ देख लो कि जो मोर्गेजर है उसका अधिकार बड़ा है और जो है मोर्गेजी है उसका अधिकार छोटा है। छोटा बड़ा इन द सेंस की है कि भाई उसको तो अधिकार दिया गया अलग अलग भी रिडीम करा लेगा, लेकिन इसको नहीं दिया गया कि वो अलग अलग रिडीम अलग अलग फोरक्लोजर या सेल करा ले। तो मैंने कोशिश की इसको आपको ट्रिक से समझाने के लिए, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में लिख दिया। आप इसको एक बार कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में और आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। एक एक पॉइंट से सामने लिखा राइट टू फोरक्लोजर और सेल, तो दोनों चीजें हैं, फोरक्लोजर भी है सेल भी है। कैसे होती है शुरुआत, सबसे पहले मॉर्गेज मनी ड्यू होती है, फिर उसके बाद जो मॉर्गेजर होता है ना तो रिडम्पशन का सूट फाइल करता है, ना पेमेंट करता है, ना कोर्ट में डिपॉजिट करता है। फिर कोर्ट जो देती है, ये राइट जो देता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो देता है मॉर्गेजी को वो सेक्शन 67 के थ्रू आए और जो फाइल कर दे सूट को। लेकिन कुछ कंडीशन के साथ में है। क्या कंडीशन है, मैंने जिसको ट्रिक से आपको समझाया, देख लो। सिर्फ जो क्लोज सी है 58 की, फॉर वो बैक बोलती है फोरक्लोजर के लिए और क्लोज जी बोलती है फोरक्लोजर की, अगर डिपेंड करता है, मींस कंडीशनल सेल और एनिमलस। और बाकी जितनी भी है सिंपल है, इंग्लिश है और टाइटल डीड्स वाली है। उस केस में सेल और यूसी जो है उसमें क्या होगा, जो प्रॉफिट है रेंट है उसी प्रॉपर्टी से आएगा। मोर्गेजर अगर ट्रस्टी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है तो उसका कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका भी कोई अधिकार नहीं है। सेपरेट सूट डिपेंड करता है मोर्गेजर की कंडीशन पे, यहाँ लिख देते हैं सेपरेट सूट किस पे डिपेंड करता है, मोर्गेजर की अपनी विवेक पे, चाहे तो ठीक है और चाहे नहीं। इसी तरीके से सेक्शन 67 ए कहता है कि मोर्गेजी बाउंड है कि वो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टी जो है अगर एक से ज्यादा उसके पास गिरवी रखी गई है तो सबका जो सूट है वो साथ में लाएगा। सेक्शन 60 और सेक्शन 67 को आपको साथ में समझना है और सेक्शन 61 और सेक्शन 67 को साथ में समझना है। दोनों ही सेक्शन चाहे 60 और 67 हो, चाहे 61 और 67 है, अपोजिट है एक दूसरे के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।